डॉक्टर नीरज तुलारा यहाँ पर हीरानंदानी हॉस्पिटल, जो यहाँ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस क्षेत्र का, वहाँ पर फुल टाइम जनरल कंसल्टेंट हैं मेडिसिन के। वे उन्होंने अपनी मेडिकल की शिक्षा सवाई मानसिंह कॉलेज जयपुर, जो कि बहुत प्रख्यात मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से की। उसके बाद में जसलोक अस्पताल मुंबई में रह के उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग अस्पतालों में पहले उन्होंने 8 साल एक अस्पताल में चीफ इंटरवेनिस्ट इंटर्निस्ट के नाम से के रूप में कार्य किया और बाद में वो अक्टूबर 2013 से हीरानंदानी अस्पताल पवई से जुड़े हुए हैं। और खासतौर पर इस कोविड के दौर में उनके द्वारा किया हुआ काम सभी को परिचित है। मतलब उनको राज्यपाल ने कोविड वॉरियर, कोविड के दौरान उनके द्वारा किए गए काम के लिए सम्मानित भी किया था अभी हाल ही में कुछ महीने पहले। और वे कई मेडिकल एसोसिएशन के लाइफ मेंबर हैं। और खास बात यह है कि इस समय भारत विकास परिषद जो अपनी संस्था है, उसके पवई चांदीवली के आप ब्रांच के आप अध्यक्ष भी हैं। और वैसे भी समाज कार्य में नीरज जी काफी जागरूक रहते हैं, काफी जो है भाग लेते हैं और समय समय पर जो है हम सभी को उनकी ओर से जो है अलग अलग टिप्स या उनके वीडियोस मिलते रहते हैं। अभी भी हमने वैक्सीन के प्रसार के लिए उनसे निवेदन किया था कि जो है सारी बस्तियों में दिखाया जा सके ऐसा छोटा सा वीडियो दें। तुरंत उन्होंने जो हमको वैसी जानकारी बना के दी थी। और ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं डॉक्टर नीरज तुलारा से निवेदन करूंगा कि वे आज का वक्तव्य दें। नीरज जी। धन्यवाद ऋषिकेश जी। और यहाँ आए हुए सभी महानुभाव का स्वागत। जैसा कि ऋषिकेश जी ने बताया है, तो आज मैं कुछ चीजें जो कि एक सभी लोगों को मालूम होनी चाहिए, और मैं बोलना चाहूंगा कि शायद कोरोना के बारे में और कोविड के बारे में शायद जानकारी देने से ज्यादा जरूरी है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो गलत चीजें जो सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो चल रही हैं, उनसे हम लोग कैसे बचें। क्योंकि आज हम लोग जब देख रहे हैं कोरोना के बारे में, जानकारी तो सबको है, 1 साल से हर किसी को मालूम है कैसे होता है, क्या सिम्टम होते हैं। शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसको ये नहीं मालूम है कि कोरोना क्या है और कोरोना कैसे फैलता है और कोरोना से कैसे बचा जा सकता है और कोरोना की क्या सिम्टम्स हैं जिनसे मुझे कोरोना हो सकता है या मुझे कोरोना होगा। मेन जो तकलीफ हो रही है वो ये है कि कई तरह के लोग हैं, उनमें आम नागरिक भी हैं और हमारे सोसाइटीज के डॉक्टर्स भी हैं। तो कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह की गलतफहमियां जो है लोगों के दिमाग में डाली जा रही है, जिससे कि कोरोना से जितना नुकसान नहीं हो रहा है, उन चीजों की वजह से ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, तो कोरोना जो है, जैसा कि हम लोग को सबको पता है कि कोरोना पिछले साल भर से भी ज्यादा, मार्च से हम लोग लास्ट ईयर जनता कर्फ्यू के बाद से हम लोग लॉकडाउन में हैं। इन बिटवीन थोड़ा सा ठीक हुआ था, पर लोगों ने सावधानी छोड़ दी और उसके बाद हम लोग अभी सेकेंड वेव में एंटर हो चुके हैं। अब ये सेकेंड वेव क्या है, सेकेंड वेव जो है क्यों हुआ है और क्या हो रहा है, वो ज्यादा जानना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे कितनी तकलीफ हो रही है और क्यों इतना भयानक हो गया है, वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे ही फर्स्ट वेव जो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक चला, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग ठीक होने लगे, सब लोग बाहर निकलने लगे, सारी चीजें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी और सब लोग जो है आगे आके सब कुछ नॉर्मल काम करने लगे। लेकिन उस बीच में हम ये भूल गए कि जो है हम लोग को जो जो मेन प्रिकॉशन जो लेना चाहिए था, जो मास्किंग जो है, मास्क पहनना है या सोशल डिस्टेंसिंग है या हैंड हाइजीन सैनिटाइजेशन है, वो बहुत लोगों ने काफी हद तक उस चीज को छोड़ दिया और सबको लगा कि शायद अब तो ये कोरोना खत्म हो गया और हमें तो कुछ होने वाला नहीं है। जबकि हमें मालूम था कि हम लोग हमेशा वेस्टर्न वर्ल्ड से, यूरोप से और यूएस से 2-3 महीने पीछे चल रहे थे। यहाँ सेकेंड वेव आई, जबकि उनके पास इतने साधन हैं, इतने स्वास्थ्य क्षेत्र में भी इतनी सारी चीजें उनके पास हैं, उसके बाद भी वो लोग कोलैप्स कर गए थे। और वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, जो बोला जाता है वो मोस्टली वो लोग करते हैं। उसके बाद भी वो लोग सेकेंड वेव में एंटर हुए और उनका जो है, उनका भी हालत काफी खराब हुआ। लेकिन क्योंकि वो लोग पहले से प्रिपेयर्ड थे, इसके लिए वो सेकेंड वेव को बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर पाए।
आप देखेंगे यूएस में और यूरोप में और बाकी जगह पे जहाँ पे भी सेकेंड वेव आई थी जनवरी में, फरवरी में, सेकेंड वेव आई, लोग बहुत पॉजिटिव हुए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उनका हेल्थ सेक्टर फर्स्ट वेव के जैसे कोलैप्स नहीं हुआ। उनके जो लोग जो है, जो मौतें थी वो ज्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि वो लोग प्रिपेयर्ड थे पहले। और हम लोगों में अंतर है कि हम लोग इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम लोगों ने सोचा सब कुछ ठीक हो गया, जैसा कि भारतीयों की फितरत भी है कि अपन हर चीज को बहुत इजी गोइंग में लेते हैं। तो हम लोग सोचा सब कुछ ठीक हो गया, और जब ये आया तो इट वाज लाइक अ शॉक कि ये कैसे हो गया, और फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं है, और वो धीरे धीरे करके हम लोग आज जो समस्या है उसमें पहुंच चुके हैं। अब आज के लिए जो है मेन चीज है कि हेल्थ सेक्टर ऑलमोस्ट पूरा कोलैप्स हो चुका है, क्योंकि नंबर ऑफ पॉजिटिव पेशेंट्स, नंबर ऑफ सिक पेशेंट जो हैं, उसके प्रोपोर्शनेट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बहुत बहुत ही कम है। और ये तो सबको मालूम है कि हेल्थ सेक्टर में जो है हमेशा से हम लोग जो है बहुत कम रहे हैं, नंबर ऑफ बेड्स हो, चाहे नंबर ऑफ डॉक्टर्स हो, चाहे नंबर ऑफ फैसिलिटीज हो। लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं, तो किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है कि जहां आपको बेड बेड मिलने के लिए भी जो है 50 लोग को फोन करना पड़ेगा, फिर भी हो सकता है कि बेड ना मिले। अब क्योंकि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि ये इस टाइम में कोविड कैसा है कि आपके घर पे बैठे भी रहेंगे तो भी हो सकता है आपको हो, क्योंकि हर ये डीप लेवल पे कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है। मतलब एवरी अदर पर्सन इज पॉजिटिव। आप किसी को भी पूछेंगे, शायद ही कोई ऐसी फैमिली आपको मिले जहां बोले कि हाँ मेरे को तो, हमारे यहाँ तो कोई भी कोविड हुआ नहीं है। या तो उन्होंने चेक नहीं किया है, या जो है उनको पता नहीं है आखिर तक। पर मोर और लेस सारे लोग जो है हर फैमिली में कम से कम एक आदमी आपको ऐसा मिल जाएगा जिसको सिम्टम्स लास्ट ईयर में आए और शायद वो पॉजिटिव भी रहा है और वो निकल भी गया। जब ऐसा हो चुका है तो आप जिससे भी मिलेंगे, जिससे भी मिलेंगे, चाहे आप किसी से भी मिलेंगे, आपको पूरा रिस्क है कोविड होने का। चाहे आप बाजार में जाएं या मत जाएं, घर पे बाई को बुलाएं, या आप दूध वाले को से दूध लें, या सब्जी वाले से सब्जी लें, कुछ भी करें। इवन नीचे आप अपना सोसाइटी में घूमने जाएं, कुछ भी करने के लिए जाएंगे, लिफ्ट में जाएं, कहीं भी जाएंगे, थोड़ा सा भी अगर आपने चूक करी, थोड़ा सा भी चूक करने का मतलब है कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है उसमें मास्क। क्योंकि मास्क एक ऐसी चीज है कि जो आपको कोरोना नहीं होने से बहुत ज्यादा सहायता कर सकता है। हम लोग की आदत क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि वो आदमी मास्क नहीं पहना है, उसने क्यों नहीं मास्क पहना है, वो आदमी खांस रहा है, उसने हाथ साफ नहीं किए, उसने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं देखी। आज समय ऐसा है कि हम लोग को सबको स्वार्थी बनना पड़ेगा। हम लोग को अपने बारे में सोचना पड़ेगा, दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो चीज को भूल जाना है। हम लोग खुद अगर अपने ऊपर ध्यान देंगे, हम लोग खुद सोचेंगे कि हमें बचना है, तो हम अपनी देखभाल और अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। तो अगर आप अपने मास्क को प्रॉपरली पहने और आप अपने मास्क को कभी ना निकालें जब भी आप घर से बाहर जाएं, तो कोरोना होने का चांस बहुत बहुत कम है। क्योंकि इवन अगर दूसरा आदमी मानिए आपके सामने पॉजिटिव है, जिसने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, जिसने जो है हाथ साफ नहीं किए, अगर वो आपके पास आता है, आपके कांटेक्ट में आता है, तो घुसने का, कोरोना का इन्फेक्शन घुसने का एक ही जरिया है, नाक और मुंह। स्किन से तो जाता नहीं है। स्किन से भी अगर उसने टच किया, तो स्किन से अगर आपने हाथ लगाया और आपने मास्क उतार के अपने नाक और मुंह में हाथ लगाया तो ही हो जाएगा। तो मास्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मास्क अगर अपन पहन के रखते हैं तो मोस्टली इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम है, चाहे वो एयर ट्रांसमिशन हो, चाहे वो सरफेस ट्रांसमिशन हो, चाहे वो कॉन्टेक्ट ट्रांसमिशन हो, चाहे कुछ भी हो। उसके बाद ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर हम लोग केवल मास्किंग को भी अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो है इस इन्फेक्शन को नहीं आने देंगे। अभी जब से हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू हुआ है, कितने सारे लोग जो है वैक्सीन लेने के बाद पॉजिटिव हो रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि हर कोई आदमी सोचता है कि वैक्सीन ले लिया तो अब तो मेरे को कोरोना होगा नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पहली बात, आप दोनों शॉट लेंगे, दोनों शॉट लेने के 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपको एंटीबॉडीज आती है। ठीक है। तो जब एंटीबॉडीज आएगी तब आपको थोड़ा बहुत कोरोना से प्रोटेक्शन होगा। वो भी उसकी एफिकेसी भी हर वैक्सीन की अलग अलग है, रेंजिंग फ्रॉम 60-70% टू 80-90%। तो फिर भी हो सकता है कि आपको आपको दोनों शॉट लेने के बाद भी 10 से 20 और 30% लोग ऐसे हैं जिनको एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी और जिनको कोई भी एफिकेसी नहीं आएगी। तो इन दैट केस हर किसी को प्रिकॉशन तो लेना ही है, प्रिकॉशन तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशन छोड़ा वो ये सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो प्रिकॉशन अगर हमने छोड़ा तो हम लोग उससे नहीं बच पाएंगे। जब लोग वैक्सीनेशन लेने आते हैं उसके बाद सबको मालूम है कि हाँ 2-3 दिन बुखार आएगा, ये आएगा, वो आएगा।
क्यों ये सेकेंड वेव में ज्यादा लोग सिक हो रहे हैं और क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उसका एक कारण वैक्सीनेशन सेंटर्स भी हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर थिंग्स विच आई हैव सेड, कि वैक्सीनेशन सेंटर में जब जाते हैं तो आदमी सोचता है मैं अस्पताल में जा रहा हूँ, इतना एक्साइटेड रहता है वैक्सीन के लिए। वहां आप अपनी जो मेन प्रिकॉशन है, जो ये हाथ धोना और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग, ये आप भूल जाते हो। जितने भी सीनियर सिटीजन आते हैं वो अपना मास्क उतारते हैं हॉस्पिटल में आके, जब वैक्सीन लेते हैं उधर उसके पास में नर्स आएगी, कोई पैरामेडिक आएगा, कोई क्लर्क आएगा, कोई, क्योंकि आप जब वैक्सीन लेने जाते हैं कम से कम 50 से 100 लोगों के कांटेक्ट में उस टाइम में आते हैं। जब अस्पताल में आप साल भर घर के अंदर रहे, एक दिन भी नहीं निकले, आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता, कुछ भी, एक दिन वैक्सीन के लिए बाहर निकले और उस दिन उन्होंने प्रिकॉशन छोड़ दिया और उस दिन वो लोग 100 लोग के कांटेक्ट में आए। आजू बाजू के पेशेंट जो वैक्सीन लेने आए हैं, स्टाफ जो वैक्सीन आपको दे रहा है, उसमें क्लर्क रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ रहता है, उसमें नर्सेज रहते हैं, उसमें पैरामेडिक्स रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं। जैसा मैंने बोला, हर आदमी, हर अल्टरनेट आदमी पॉजिटिव हो सकता है, तो वहां देने वाले भी पॉजिटिव हो सकते हैं, वो लोग कैरियर हो सकते हैं। आपने मास्क उतारा और आपको इन्फेक्शन मिल गया। जब आप वैक्सीन लेके घर पे आते हैं, आपको लगता है कि शायद जो है वो वैक्सीन का बुखार आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 दिन आप कंटिन्यूअसली उसको टाइम पास करते रहते हैं, बट एक्चुअली आपको वैक्सीन तो आपने लिया, पर साथ में आप वहां से इन्फेक्शन भी लेके आए। फिर 5 7 दिन बाद जब बुखार नहीं जाता है तो डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तब जाके मालूम चलता है कि हाँ, ये इन्फेक्शन हो गया। तो इससे एक तो बड़ी बात क्या हो रही है कि लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है। तो वैक्सीन की वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है। वैक्सीन आपको बहुत ही सब ऑप्टिमल इन्फेक्शन देता है, जो कि ज्यादा 2 3 दिन के बाद उसके सिम्टम्स सब खत्म हो जाते हैं। पर वैक्सीन लेते समय जो आप सावधानी नहीं बरतते हैं, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से, वैक्सीन की वजह से जो है लोगों को इन्फेक्शन होता है। और क्योंकि ये हम लोग ये समझते हैं कि वैक्सीन की वजह से हो रहा है, इसके लिए हम उसको डिले भी कर देते हैं। उसकी वजह से सिकनेस बढ़ जाती है और उसकी वजह से कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है। जब मौत होती है तो फिर हम दूसरी चीज सोचते हैं, जो कि आजकल सब जगह फैला हुआ है, कि जो है क्लॉट आ गया, पेशेंट का जो है क्लॉट बनने से जो है पेशेंट की मौत होगी। हर कोई आदमी जो भी मरता है, अगर उसने एक वैक्सीन लिया, आज के समय में आप देखेंगे कि 6 महीने बाद तो ऐसा हो जाए कि एवरीबडी हैज टेकन वैक्सीन। तो इसका ये मतलब नहीं कि जो भी आदमी मर रहा है वो वैक्सीन की वजह से मर रहा है। तो अभी सीनियर सिटीजन हम देखेंगे तो ज्यादातर सीनियर सिटीजन ने वैक्सीन ले लिए हैं, लेकिन उनमें और भी कई सारी बीमारियां होती हैं। वो बीमारियां भी कुछ ना कुछ बढ़ती हैं, घटती हैं, उसकी वजह से भी तकलीफ होती है और कुछ लोगों की मौत भी होती है। तो हर चीज को हम वैक्सीन से रिलेटेड जोड़ के कि हाँ, ये वैक्सीन की वजह से मौत हुई है, वैसा नहीं है। और अभी कितनी सारी स्टडीज भी आ गई वैक्सीन से रिलेटेड। अगर आप देखेंगे, अगर 3 4 वैक्सीन जो मेन है, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, मॉडर्ना, फाइजर वो यूएस वाले जो वैक्सीन है, स्पुतनिक जो रशिया वाला वैक्सीन है, 4 से 5 पेशेंट 10 लाख लोगों, उनमें से 4 से 5 पेशेंट 10 लाख लोगों है, 10 लाख लोगों में से जिनको सिम्टम्स आ सकते हैं, क्रिटिकल सिम्टम्स। तो आप सोचिए कि 4 से 5 ओवर 10 लाख पेशेंट्स, 10 लाख लोगों ने वैक्सीन लिया, उनमें से 4 या 5 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको तकलीफ हो सकती है। ये रिस्क आपकी सड़क पे चलने से बहुत बहुत कम है। सड़क पे चलने में बहुत ज्यादा रिस्क है, एयर ट्रेवल करने से भी कम रिस्क है। एयर ट्रेवल जो कि सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रेवलिंग समझा जाता है, उससे भी कम रिस्क है। तो वैक्सीन तो अपने को लेना ही है, क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो कि इस कोरोना को रोक सकती है। कोरोना को आगे, अभी तो हम सेकेंड वेव में इससे निकल जाएंगे महीने 1.5 2 महीने में। ऐसा नहीं है कि हम लोग इससे बाहर नहीं निकलने वाले, महीने 1.5 2 महीने बाद वापस से हम लोग ठीक हो जाएंगे। लेकिन आगे थर्ड वेव, फोर्थ वेव और आ सकती है। उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। वैक्सीनेट होने से, जैसा मैंने बोला, कि जरूरी नहीं है कि आप इन्फेक्शन नहीं होगा। देर इज ऑलवेज 20 30% चांस कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को भी वैक्सीन लिया है, उनमें से ज्यादातर लोग अगर इन्फेक्टेड भी होते हैं तो उनको इन्फेक्शन की जो तीव्रता होती है, जो बहुत कम होती है, इजीली उनका इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाता है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और चांसेस ऑफ डेथ इज ऑल्सो बहुत ही कम होते हैं उसमें। तो वो वैक्सीन का मेन बेनिफिट है। इसके लिए पूरी सरकार, हमारी सरकार जो है, सब लोग ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हर कोई आदमी वैक्सीन ले। इसलिए अभी हमारी सरकार ने जो है 1 मई से सबको वैक्सीनेट करने का सोचा है, ताकि जितने ज्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतने ज्यादा कोरोना के केसेस में तेजी से कमी आएगी। आज नहीं आएगी, हम लोग आज के लिए नहीं सोच रहे, हम भी लोग आगे के 3 महीने और 6 महीने के बाद की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये आज ही इसका खात्मा नहीं हो रहा है। ये आज 1 महीने 2 महीने में कोरोना किधर यहाँ से जा नहीं रहा है, वो यहीं रहने वाला है। तो आगे हम लोग इससे बचें और आगे ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं हो,
उसके लिए हम लोग को बचाव के लिए जो है वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। तो जैसा कि ऋषिकेश जी ने बोला कि जो छोटी बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, वहां पे बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि उनको वैक्सीन लेना चाहिए। लोगों को, जैसे मैंने बोला कि जैसा भ्रांति फैल गया, वैक्सीन लिया इन्फेक्शन हो जाएगा, वैक्सीन लिया मर जाएगा, वैक्सीन लिया क्लॉट आ जाएगा। तो वो जो मिसकंसेप्शन जो है उनको हमको दूर करना बहुत जरूरी है, जिससे कि छोटे तबके वाले लोग हैं वो भी, आज बड़े तबके वाले लोग, मिडिल मिडिल इनकम ग्रुप, वो तो सब समझते हैं, उनको बेनिफिट भी मालूम है, उनको उसका लॉस कितना, उससे नुकसान है वो भी पता है। लेकिन छोटे तबके के लोग हैं, वो लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं और वो लोग जो है वैक्सीन के एकदम अगेंस्ट हो जाते हैं और वो वैक्सीन लेते ही नहीं, जबकि ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन पैसा भी नहीं लगता, फिर भी जो है लोग नहीं ले रहे हैं। हार्डली कोई लोअर तबके वाले लोगों ने वैक्सीन अभी तक लिया है। मोस्टली झुग्गी झोपड़ियां जो है सारी की सारी जो है अभी तक वैक्सीन उन्होंने नहीं लिया। तो अपने को वो तो करना ही है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग अवेयरनेस फैलाएं, जिससे कि वो लोग वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लें। और जैसा कि मैंने बोला, हम लोग आगे थर्ड वेव की प्रिपरेशन कर सके, ताकि उसमें हम लोग एटलीस्ट, हमारी देश की हालत ऐसी ना हो जो आज है। बचाव के बाद जब हो गया आपको कोरोना, तो क्या करना है? जैसे मैंने बोला कि जो है बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको कि गलत रूप से पेश किया जा रहा है, जिससे कि लोगों में और तकलीफ पड़ती है। आज तक, अभी तक, ये 1.5 साल से, जब से 1.25 साल से, जब से कोरोना चल रहा है, एक भी मेडिसिन अभी तक ऐसी फुल प्रूफ नहीं है कि हाँ आप ये देंगे इससे कोरोना ठीक हो जाएगा। सारी की सारी मेडिसिन एक्सपेरिमेंटल फेज में है, क्योंकि कोरोना वायरस एकदम नया वायरस है, किसी को नहीं मालूम क्या देना है, किसी को नहीं मालूम क्या देना है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हमें मालूम होना चाहिए कि हमको नहीं देना है। क्या देना है वो ठीक है, लेकिन क्या नहीं देना है जिससे हम लोग को ज्यादा तकलीफ हो सकती है, वो अपने को मालूम होना जरूरी है। जब भी किसी को कोरोना होता है तो यूजली जो है उसको सिम्टम्स, फीवर हो सकता है, ठंडी लग के बुखार आना, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, ये नॉर्मल सिम्टम्स हैं। जिससे कि अगर आज के टाइम में आते हैं तो पहले तो सबसे पहले आपको सोचना है कि कोरोना तो नहीं है। 2-3 दिन में अगर नहीं जा रहा है तो फिर अपने को उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग उस कंडीशन में ना पहुंचे जहाँ की बीमारी बढ़ जाए और जहाँ की जो है हम लोग को कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो और हॉस्पिटल की जरूरत हो और या ऑक्सीजन की जरूरत हो। 100 में से 85% से 90% तक लोग ऐसे होते हैं जो कि माइल्ड सिम्टोमेटिक होते हैं। नॉर्मल कॉमन कोल्ड जो जुकाम खांसी होता है वैसा ही सिम्टम्स होते हैं और वो 4-5 दिन के अंदर सब के सब ठीक हो जाते हैं। आउट ऑफ 100 एटलीस्ट 80 to 85 to 90% पेशेंट्स। 10 से 15% पेशेंट ऐसे हैं जो कि 4-5 दिन में ठीक नहीं होते हैं, उनको आगे ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अभी 80-85% जो पेशेंट्स हैं, इनको एक्चुअल में कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। उनको आप नॉर्मल पैरासिटामोल है या नॉर्मल जो भी विटामिन वगैरह है वो देंगे, उससे ठीक हो जाता है। कुछ तरह की मेडिसिन लोग, डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, वो हम लोग देते हैं, और उनका भी किसी का भी प्रूवन बेनिफिट कुछ भी नहीं है। सो आइडियली कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या पेशेंट को ऐसा लगता है कि अगर मेरे को कुछ दवाई नहीं दी तो मैं ठीक कैसे होऊंगा, ये तो कोरोना की बीमारी बिना दवाई के ठीक नहीं होगी। सो इसके लिए सब लोग 1-2 एंटीबायोटिक लेते हैं, पर एक्चुअल में उनका किसी का भी प्रूवन रोल नहीं है। वो अपने आप बॉडी फाइट करती है और बॉडी जो है उससे रिकवर हो जाती है। अभी क्या है कि ये जो 80-85% जो पेशेंट हैं उनमें अपने आप वो रिकवर हो जाते हैं, लेकिन एक जो दूसरी दवा जो है, स्टीरॉयड की दवा जो है, वो भी ट्रीटमेंट का पार्ट है, कोविड का ट्रीटमेंट का पार्ट है, पर वो इंडिकेटेड है केवल जब पेशेंट को मॉडरेट डिजीज या सीवियर डिजीज हो, जब उसकी ऑक्सीजन कम होने लगे, जब उसके फेफड़ों में बहुत ज्यादा निमोनिया हो गया है, जब उसका बुखार 7-8-10 दिन तक नहीं जा रहा है और ऑक्सीजन कम हो ही जा रही है, उस समय पे वो स्टीरॉयड अगर दिया जाए तो लाभकारी साबित होता है। और स्टडीज में भी पाया गया, इनफैक्ट स्टीरॉयड ही एक ऐसी दवा है जो अभी तक रिकमेंडेड की गई है कोविड के लिए कि वो कोविड से लोगों की जान बचा सकती है। पर उसके नीचे जो बाद में उसके लिखा हुआ है वो कोई पढ़ता नहीं है कि वो केवल सीवियर और क्रिटिकल डिजीज के लिए। स्टीरॉयड ऐसी दवा है जो जान बचा सकती है, ये सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो सीवियर डिजीज के लिए और क्रिटिकल डिजीज के लिए वो कोई पढ़ता नहीं। उसकी वजह से क्या हो गया है, हर हर जनरल प्रैक्टिशनर, हर डॉक्टर, हर पेशेंट स्टीरॉयड चालू कर देता है। अब स्टीरॉयड क्या चीज है? स्टीरॉयड जो है एक तरह की दवा है जो कि स्ट्रांगली एंटी इंफ्लेमेटरी है, मतलब हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है, उसको तेजी से कम करती है। नाउ 85-90% केसेस में जो सब लोग अपने आप रिकवर होते हैं, क्यों अपने आप रिकवर होते हैं? आपके अंदर कोई इन्फेक्शन आया, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता उसके साथ लड़ती है और उस इन्फेक्शन को भगा देती है 4-5-7 दिन में,
और जो सिम्टम्स आपको आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि पहले तो जो वायरस आया उसकी वजह से आते हैं, बाद में बॉडी जो फाइट कर रही है उसकी वजह से बुखार वगैरह आता है और वो सिम्टम्स फिर चले जाते हैं। अब अगर इस समय हम लोग वो स्टेरॉइड देते हैं तो क्या होता है कि उस स्टेरॉइड को देने की वजह से हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जब हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो गई तो जो 80-85% जो केसेस हैं जिनमें हम लोग अपने आप हमारी इम्यूनिटी की वजह से उस वायरस को निकाल देते हैं, वो वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए ज्यादा मौका मिलता है क्योंकि हम उससे फाइट इजीली नहीं कर पाते हैं। हम लोग को डिफिकल्टी होती है क्योंकि हमारी खुद की इम्यूनिटी पावर कम हो गई, तो वायरस तेजी से मल्टीप्लाई करता है। तो जिन लोगों को अर्ली डिजीज में, ये जो डिजीज है माइल्ड डिजीज में स्टीरॉयड मिलता है, उनमें से कई लोग जो ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट में शिफ्ट हो जाते हैं, सीवियर में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब उनकी बीमारी बढ़ती जाती है। अगर उन्होंने स्टीरॉयड नहीं लिया हो तो शायद वो लोग जो है फाइट करके निकल जाते हैं, लेकिन इसी डर की वजह से कि मुझे बुखार आ रहा है, बुखार आ रहा है, बुखार को दबाने के लिए जो है स्टीरॉयड दो तो बुखार ठीक हो जाता है। स्टीरॉयड एक ऐसी मैजिक दवा है कि अगर आपने 2 गोली ली ना तो एकदम सब दर्द गायब हो जाएगा, सब बुखार गायब हो जाएगा, लेकिन उसको करना नहीं है। बुखार जो है बॉडी का डिफेंसिव सिम्टम है। अगर आपको फीवर आ रहा है इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी है जो कि बॉडी उससे वायरस से फाइट कर रही है, इसके लिए आपको फीवर आ रहा है। फीवर इज अ गुड थिंग, इट इज नॉट बैड थिंग। हाँ, फीवर की वजह से जो तकलीफ हो रही है, आपको सर दर्द है, बदन दर्द है और कुछ है, उसके लिए डेफिनेटली पैरासिटामोल लेके हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर हमने स्टेरॉयड अगर ये इस जगह पे लिया तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होगी और इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा और हम लोग ज्यादा मॉडरेट और सीवियर डिजीज में चलते जाएंगे और न्यूमोनिया जो है लंग्स में वो बढ़ता जाएगा। अब जब न्यूमोनिया बढ़ जाएगा तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है, लोगों को भी बताना है और खुद के भी जो रिश्तेदार हैं, जानकार हैं, दोस्त हैं, कभी भी प्रिस्क्रिप्शन आए, देखो उसमें स्टीरॉयड है नहीं, उस स्टीरॉयड के अलावा आपको जो लेना है दुनिया के अंदर मेडिसिन वो ले लो अर्ली डिजीज में। चाहे आप डॉक्सीसाइक्लिन खा लो, चाहे जिथ्रोमाइसिन खा लो, चाहे और कोई एंटीबायोटिक खा लो, उससे कोई इतना नुकसान नहीं होगा जितना इससे नुकसान हो सकता है। तो ये हमको बहुत विशेष ध्यान रखना है कि अपन इसका ध्यान रखें, अपने लोगों को भी बताएं, अपने जानकारों को भी बताएं, जिससे कि कुछ लोग जो बिना बात के डॉक्टर्स लोग की गलती की वजह से जो है इसमें जा सकते हैं मॉडरेट डिजीज में, वो बचें। तो सबको अवेयर होना जरूरी है, डॉक्टर्स लोग को भी। जैसे मैंने बोला कि जो रिमोट एरियाज में हैं, जो बाकी जगह हैं, उन लोग ने ये तो पढ़ लिया कि स्टीरॉयड एक ऐसी दवा है जो कि कोरोना से बचा सकती है, लेकिन किस इंडिकेशन में देना है उनको पता नहीं। तो हर इंडिकेशन सेम नहीं है हर बीमारी का। तो इसके बाद जो है जब मॉडरेट डिजीज आती है, मॉडरेट डिजीज का मतलब है कि पेशेंट के सिम्टम बढ़ते हैं, 4-5 दिन में बुखार कम नहीं हो रहा है, खांसी बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, 93, 94, 95 के नीचे जा रहा है, तो उस समय पे हमको आगे स्टेप लेना बहुत जरूरी है। अगर हम बैठे रहें कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं, 5-6 दिन के अंदर बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बुखार कम नहीं हो रहा है, खांसी बढ़ रही है, ऑक्सीजन लेवल जो हम लोग नापते रहते हैं वो कम हो रहा है, तो तुरंत अपने को आगे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें सीटी स्कैन करना पड़ता है और उसमें अलग तरह की 1-2 दवाइयां वगैरह ऐड कर सकते हैं। जब आपको ऑक्सीजन लेवल अगर, क्योंकि आज ऐसी स्थिति है कि अगर ऑक्सीजन लेवल आपका 92 हुआ, 93 हुआ, आइडियली यू नीड हॉस्पिटलाइजेशन, लेकिन हॉस्पिटल में किधर बेड नहीं है, हॉस्पिटल में बेड मिलता नहीं है। तो उसके लिए उस सेटिंग में जब तक आप वेट कर रहे हैं तब तक अपने को जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है उस समय हम लोग स्टीरॉयड यूज कर सकते हैं। अब उस समय स्टीरॉयड कैसे फायदा करेगा? जो ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, यह बीमारी जो बढ़ रही है, बिकॉज आवर बॉडी कुड नॉट फाइट विद द वायरस। हमारी बॉडी की जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो उस वायरस से नहीं लड़ पाई और हम लोग उसके आगे सरेंडर हो गए, तो वायरस हम पे हावी होकर बीमारी को बढ़ा रहा है। जब वायरस बीमारी को बढ़ाता है तो बैड इम्यूनिटी की वजह से हमको प्रॉब्लम होती है। वायरस डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता है, वायरस क्या करता है कि बॉडी के अंदर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है, सारे ऑर्गन्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं और लंग्स की एक एक छोटी छोटी कोशिकाएं जो है वो सारी की सारी सूज जाती, इन्फ्लेम्ड हो जाती, तो उसकी वजह से बैड इम्यूनिटी पैदा होती है। उस बैड इम्यूनिटी को, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी तो एनीवेज फाइट नहीं कर पाई, इसके लिए वायरस बढ़ गया, उस बैड इम्यूनिटी को कंट्रोल करने के लिए उस समय हमको स्टीरॉयड की जरूरत है। तो उस समय अगर हम स्टेरॉइड देते हैं उस बैड इम्यूनिटी को कम करने के लिए, तो वो उस समय असर करता है और वो बैड इम्यूनिटी को, इन्फ्लेमेशन को, जो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स है उसको कम करके आपको थोड़ा रिकवर करता है। तो जिन पेशेंट्स को ऑक्सीजन लेवल 92, 93 के नीचे जा रहा है, उन लोगों को जब स्टेरॉइड चालू करते हैं तो उनको डेफिनेटली थोड़ा बहुत फायदा होता ही है और वो एक इंडिकेशन है जहाँ पे हमको चालू करना है। तो अगर बेड नहीं मिल रहा है हम लोग, क्योंकि आजकल जैसा आप सब लोग भी देख रहे हैं कि अपने जानकार रिश्तेदार जिसको भी बेड
पेशेंट की ऑक्सीजन कम हो रही है, हर कोई आदमी हॉस्पिटल भागता है, बेड है नहीं, कुछ नहीं कर सकते। उस समय पे पैनिक नहीं करें, और उसकी अच्छा है कि हम लोग जो है घर पे रहें, दवा चालू करें, स्टीरॉयड ऐड करें। और एक दूसरा चीज उसमें होता है जो आपने देखा भी होगा, प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन मतलब अपसाइड डाउन। आप जो है पीठ के बल सोते हैं, उसकी जगह पेट के बल सोने का। तो पेट के बल सोने से क्या होता है कि लंग्स में वेंटिलेशन बहुत अच्छा होता है पेट के बल, क्योंकि जब हम लोग पीठ के बल सोते हैं तो ग्रेविटी की वजह से लंग्स जो है नीचे सेटल हो जाते हैं। तो नीचे का पार्ट जो होता है वहां पे ऑक्सीजनेशन उतना नहीं होता है। जब हम उल्टे सोते हैं तो लंग्स हमारे फ्लोट करते हैं, तो पूरा लंग्स जो है वेंटिलेट होता है, और उसकी वजह से ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। आउट ऑफ 10-15% जो मॉडरेट केसेस रहते हैं, उनमें से 70-80% ऐसे केसेस हैं जो कि केवल घर पे भी मैनेज हो सकते हैं, केवल ये प्रोन पोजिशनिंग करने से, थोड़ा स्टीरॉयड का डोज यूज करने से, और बाकी नॉर्मल मेडिसिन, एंटीबायोटिक वगैरह यूज करने से। फिर भी अगर अब ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट की ऑक्सीजन और कम हो रही है जहां आपको लग रहा है, तो फिर 90 के नीचे हो रही है, तो फिर आपको ऑक्सीजन का सप्लीमेंट भी करना पड़ेगा। आपने सब चीज करके देख लिया, कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है, तो फिर आपको ऑक्सीजन भी लगानी पड़ेगी, और हॉस्पिटल मिलेगा तो हॉस्पिटल भी आपको जाना पड़ सकता है। ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, ऑब्वियसली सिंपल रीजन कि हर कोई आदमी ऑक्सीजन की, जिनको भी जरूरत है, तो हर कोई आदमी ऑक्सीजन लेना चाहता है। कुछ लोग प्रिकॉशन के लिए घर पे एक एक दो दो सिलेंडर लेके रखे हैं, कॉन्सेंट्रेटर लेके रखे कि कब जरूरत होगी तो हम लोग को ऑक्सीजन नहीं मिला तो तकलीफ होगी, तो पहले से भी लोग लेके रखे। अभी आई थिंक 2-3 दिन पहले एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा था, जो है सर्वोदय हॉस्पिटल का एक डॉक्टर जो है वो अपना नेबुलाइजर मशीन से बोल रहा है कि जो है ऑक्सीजन इससे बनता है, और आप ऑक्सीजन का यूज नहीं करना चाहिए, और आप नेबुलाइजर मशीन को बिना कुछ दवा डाल के मुंह पे लगा लो, और नेबुलाइजर मशीन को ऑन कर दो, और आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। तो ये ऐसी ऐसी कुछ कुछ चीजें हैं जिनसे क्या है कि जब आपकी तकलीफ हो रही है ना, आपको लगेगा वो चीज सही है, आप वो यूज करोगे, आप और क्रिटिकल हो जाओगे, बिकॉज आपको लग रहा है कि हाँ मैं तो ये लगा रहा हूँ ऑक्सीजन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे एनवायरनमेंट में, वातावरण में 21% ऑक्सीजन होती है, बाकी और दूसरी गैसेज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और बाकी गैसेज होती है। 21% ऑक्सीजन जो है हम लोग ब्रीथ कर ही रहे हैं, हम सब लोग जो ब्रीदिंग कर रहे हैं वो वही ऑक्सीजन ब्रीदिंग कर रहे हैं। 21% ऑक्सीजन एक नॉर्मल आदमी के लिए सफिशियंट है। लेकिन जब तकलीफ होती है, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, जब न्यूमोनिया बढ़ रहा है, तो आपको 21% ऑक्सीजन तो सफिशियंट है ही नहीं, जो तो आप ऑलरेडी ब्रीथ कर रहे हैं। तो वो ऑक्सीजन नेबुलाइजर से बनने का सवाल ही नहीं। तो कोई भी नेबुलाइजर है केवल जो पंप है जो कि आपके लिक्विड को एयर में कन्वर्ट करता है, जस्ट उसकी कंसिस्टेंसी चेंज कर रहा है, और कुछ नहीं है। तो जो ऐसे गलत वीडियो जो चलते हैं, तो उनसे भी हमको लोगों को अवेयर करते रहना है कि जो है अननेसेसरली बिना बात के हम लोग कंफ्यूज नहीं हो। कोई भी चीज अगर सर्कुलेट, क्योंकि आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पे जो भी आता है लोग उस पर विश्वास करने लगते हैं। हर कोई आदमी सोशल मीडिया पे है, तो कोई भी चीज को विश्वास करने से पहले, कोई भी चीज आ रही है तो उसको वेरीफाई करना बहुत बहुत जरूरी है, स्पेशली मेडिकल चीज के लिए। बाकी चीजें ठीक है, आपको नुकसान तो नहीं करेगी, मेडिकल चीज के लिए, क्योंकि अगर आपने दिमाग में सेट कर लिया कि हाँ ये चीज ठीक है, आगे जाके जब अगर आपको कभी तकलीफ हुआ या आपसे किसी ने एडवाइस मांगी, तो आप उसको बोलेंगे हाँ ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, और वहां जाके हमको ज्यादा तकलीफ हो जाए। तो कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, उसमें अंतर मालूम होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज आया, फॉरवर्ड आया, हर कोई फॉरवर्ड आजकल आप देखेंगे 100 में से 99 फॉरवर्ड जो है फेक रहते हैं, चाहे वो किसी भी चीज में हो, सोशल मीडिया पे। तो वेरीफाई करना बहुत बहुत जरूरी है। मॉडरेट डिजीज के बाद में हम लोग सीवियर डिजीज आती है। सीवियर डिजीज ऑब्वियसली जो है पेशेंट का ऑक्सीजन कम हो रहा है, पेशेंट सांस चढ़ रही है, पेशेंट को और तकलीफ हो रही है, तो उसको हॉस्पिटल में ही जाना जरूरी है। अभी पिछले कुछ दिन से जो चल रहा है, इवन आप लोग ने भी देखा होगा, दवाइयों की शॉर्टेज हो गई है। रेमडेसिविर करके एक इंजेक्शन आता है, फेविफ्लू करके, फेविपिराविर करके टैबलेट आती है। ये सब चीज की शॉर्टेज हो गई है। क्यों शॉर्टेज हो गई है? क्योंकि हर किसी को लगता है कि अभी जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन की मैं अगर बात करूं, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन आइडियली उन लोगों के लिए इंडिकेटेड है जो लोगों को हॉस्पिटल में एडमिशन की जरूरत पड़ती है, जो लोगों को ऑक्सीजन कम हो गया है, जिन लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, और जिन लोगों को इन्फेक्शन बढ़ रहा है। वो लोग रेमडेसिविर और स्टीरॉयड दोनों चीजें उन लोगों को जरूरत पड़ती है, और वो लोग लेते हैं तो उनमें से कई लोगों को राहत भी मिलती है। बट वो रेमडेसिविर से राहत मिल रही है या बॉडी खुद राहत दे रही है या स्टीरॉयड से राहत मिल रही है, वो कुछ नहीं बोल सकता। अगर आप देखेंगे रेमडेसिविर का मोस्ट ऑफ द स्टडीज जो हैं जितनी भी आज तक हैं,
उनमें से कोई भी स्टडीज ने ये साबित नहीं किया कि रेमडेसिविर अच्छा काम करता है। केवल रेमडेसिविर किसी को मौत से बचाता है, ये किसी भी स्टडीज में साबित नहीं हुआ है। ओनली आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टेज इन द हॉस्पिटल जो है वो शॉर्टन हो जाता है, छोटा हो जाता है। मतलब आप 10 दिन की जगह 6 दिन में घर बाहर जल्दी आ जाएंगे, बीमारी की ड्यूरेशन जो है कम हो जाती है। सो मच सो लास्ट वीक WHO ने रेमडेसिविर को कोविड ट्रीटमेंट की लिस्ट से निकाल दिया है। तो WHO हैज रिकमेंडेड यू शुड नॉट यूज रेमडेसिविर। लेकिन क्या होता है कि जब सब जगह चल रहा है तो हर किसी को लगता है कि हाँ मुझे ये दवा लेनी चाहिए, लेकिन अगर इंडिकेटेड है तो हमको रेमडेसिविर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने भी रेमडेसिविर बहुत यूज किया है, बहुत यूज कर रहे हैं। हमारे पास 200 पेशेंट अभी इस समय में भी, 200 में से कम 100 से ज्यादा पेशेंट्स को रेमडेसिविर चालू है, तो यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर इंडिकेटेड है तो यूज करो। लेकिन अगेन गलतफहमी क्या हो जाती है, रेमडेसिविर लिया तो ठीक हो जाएगा। तो जो भी लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, जो भी लोग जान पहचान रखते हैं फार्मेसी में, इधर उधर पैसा खर्च कर सकते हैं, अपने पास रेमडेसिविर का स्टॉक लेके रख लेते हैं। हर आदमी आज आप देखेंगे तो वो बोलता है कि मैं 5-6 इंजेक्शन अपने पास रख लेता हूँ, क्या पता मुझे जरूरत हो। तो जब जरूरत होगा तब लेंगे तो शॉर्टेज नहीं होगी। लेकिन बिना जरूरत के हम लोग, हर कोई आदमी जो कि पावर में है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पहचान है, वो अपना अगर रख लेंगे तो बाकी लोगों को जिनको एक्चुअल में जरूरत है उनको वो इंजेक्शन नहीं मिलते हैं। और भी 1-2 तरह के इंजेक्शन है वो इसीलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि लोग जो है, प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है, प्रोडक्शन बहुत है। इंडिया की प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑलवेज मच मोर देन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, स्पेशली फार्मा में। गवर्नमेंट ने भी सबको फ्री लाइसेंस दे दिया है रेमडेसिविर का। ना रेमडेसिविर के रॉ मटेरियल बनाने की कमी है, कुछ भी कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है कि उसको स्टॉक इतना करते हैं लोग कि जिसकी वजह से वो कमी हो जाती है, और जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को वो चीज नहीं मिल पाती। तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैनिक करने से ही सारा का सारा खेल खराब हो जाता है। आप पैनिक करेंगे, मेरे को कोविड हो गया, फिर आप कुछ और दवा लेंगे, जैसे मैंने बोला स्टेरॉइड यूज किया और तकलीफ हुआ, चलो यूज कर लिया गलती से, और फिर बाद में बीमारी बढ़ी, तो भी पैनिक करने की जरूरत नहीं। घर पे आप रह सकते हैं, प्रोन पोजीशन कर सकते हैं, घर पे भी छोटा मोटा ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रहा है तो तब तक आप घर पे लगा सकते हैं। 100 में से 80 पेशेंट घर पे भी ठीक हो जाते हैं। आजकल हम लोग इतना वीडियो कंसल्टेशन करते हैं, ज्यादातर पेशेंट घर पे ही ठीक हो रहे हैं। आउट ऑफ 195% पेशेंट को हॉस्पिटल आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हार्डली 2-5% पेशेंट जिनकी बीमारियां बढ़ती हैं उनको हॉस्पिटल आने की जरूरत। पैनिक नहीं करेंगे, प्रॉपर अगर एडवाइस लेते रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम ऐसा होता नहीं। प्रॉब्लम होता है पैनिक की वजह से। आज हम देखें नॉर्थ इंडिया में या बाकी जगह पे जो कि रिमोट एरियाज हैं, वहाँ हालत खराब क्यों हो रही है, वो पैनिक की वजह से हो रही है। बेड नहीं मिल रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, एडवाइस देने वाले लोग नहीं है, गलत ट्रीटमेंट चालू है, वो सब की वजह से पैनिक होता है और लोग ज्यादा से ज्यादा सिक होते हैं, और वो फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बेड्स तो एनीवेज की तरफ भी अवेलेबल नहीं है। तो ये चीजों का हम लोग को विशेष 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 ध्यान रखना है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो है प्लाज्मा थेरेपी, वो आपने देखा रहेगा, सुना भी रहेगा। प्लाज्मा थेरेपी क्या है? प्लाज्मा थेरेपी मतलब जो लोग कोविड से रिकवर हो गए हैं, जो रिकवर हो गए हैं उन लोगों को कोविड से फाइट करने के लिए बॉडी के अंदर लॉन्ग टर्म एंटीबॉडी बन जाती है। जब वो लॉन्ग टर्म एंटीबॉडी बन जाती है तो वो एंटीबॉडीज अगर हम ऐसे पेशेंट को दें जो कि एंटीबॉडी की कमी से फाइट नहीं कर पा रहा है और उसकी बीमारी बढ़ रही है, तो वो भी अगर हम सही टाइम पे दें, अर्ली टाइम में दें, जहां उसकी बीमारी बढ़ रही है, पेशेंट की ऑक्सीजन कम होना चालू हो गया, पेशेंट का इन्फेक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वायरस को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगर वो एंटीबॉडीज हम देते हैं तो काफी हद तक वो इन्फेक्शन कम हो सकता है और डिजीज कंट्रोल हो सकती है। अब प्लाज्मा थेरेपी भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। सिंपल रीजन है कि कई लोग बहुत लेट यूज करते हैं तो उसके परिणाम अच्छे नहीं आते, तो फिर मालूम नहीं चलता है काम करना है कि नहीं करना है। हम लोगों ने हमारे हॉस्पिटल में बहुत लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दिया और उसमें से बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा देते दिया है इस वजह से ठीक हुआ है, या प्लाज्मा नहीं देते तो भी ठीक होते कि नहीं होते, वो तो कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन प्लाज्मा देने की वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका ड्यूरेशन कम हुआ है, जो हॉस्पिटल से वो लोग अपने घरों पे जा सके, जा पाए। तो प्लाज्मा क्या है? आप एंटीबॉडीज जो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी बनी वो प्लाज्मा के अंदर रहती है, हमारे बॉडी के अंदर। उस एंटीबॉडीज को निकाल के, ब्लड प्रोडक्ट्स को निकाल के हम लोग उसमें रख देते हैं। अगर उसको अपन ने दिया उस ऐसे आदमी को जो कि बीमारी से लड़ रहा है, तो वो उससे जल्दी रिकवर करता है। रेडीमेड एंटीबॉडीज भी आती है, अगर आपने सुना हो तो जब ट्रंप को इन्फेक्शन हुआ तो उसने रेडीमेड एंटीबॉडीज ली थी। वो रेडीमेड इंजेक्शन से वो देंगे तो उससे भी जल्दी से रिकवर, पर बहुत महंगा होता है, तो हमारे इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग को एज ए संस्था जो है, ये चीज का भी बहुत हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम लोग
बोलें कि आप जो लोग पॉजिटिव हो चुके, अब हमारी बारी है दूसरे लोगों को बचाने का। जो ब्लड के लिए हम लोग दान देते हैं, खून का जो दान देते हैं, ये प्लाज्मा का दान अगर हम दें इस समय, तो ऐसे लोग जो बेचारे दवाइयों की कमी की वजह से और चीजों की कमी की वजह से बीमारी से नहीं लड़ पा रहे हैं और तकलीफ हो रही है, वो शायद जो है हम लोगों की वजह से बच जाएं, जो कि रिकवर हो गए हैं। आपको अभी कोई जरूरत नहीं, आपको वो एंटीबॉडी देने से कम नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपने वो प्लाज्मा दे दिया तो आपकी एंटीबॉडी कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो कुछ पार्ट उसका लिया जाता है, ब्लड का प्रोडक्ट है। एंटीबॉडी डायरेक्ट नहीं निकालते, ब्लड का प्रोडक्ट है जिसके अंदर एंटीबॉडी है, तो वो आपके अंदर कम नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी तो अभी ट्यून हो चुकी है वो एंटीबॉडी बनाने के लिए, तो आप निकाल भी लेंगे तो उसमें से कुछ कम नहीं होने वाला है। अगर हम लोग, क्योंकि बहुत देखा गया और हम लोग देखते भी व्हाट्सएप पे चलता रहता है, ये ग्रुप के उसकी प्लाज्मा की जरूरत है, इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, लोग इधर से उधर भागते रहते हैं फिर प्लाज्मा के लिए। अगर हम एक ऐसा वो बनाए जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो है डोनेट कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है उसको प्लाज्मा को अवेलेबल कर सके, तो शायद जब भी जरूरत पड़े हमको, हमारे लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, तो वो हम लोग तुरंत अवेलेबल करवा सके। तो आई थिंक जो है मोटा मोटा जितना भी जरूरी है मैंने बताने का कोशिश किया है। बाकी जो है अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल वगैरह है तो हम लोग ले सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अगर किसी को भी कोई सवाल है तो अगले 5 मिनट में पूछ सकते हैं और अपना सवाल संक्षिप्त रखें, यही अनुरोध है। मेरा नाम मंजेश है। थैंक यू डॉक्टर तुलराज जी, आपका टॉक बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव था। बेसिकली जो मिसकंसेप्शन को आपने दूर किया, थैंक्स अ लॉट। मेरा एक बेसिक क्वेश्चन था, जब आप बोले कि आपका ऑक्सीमीटर का रीडिंग 94 या उसका नीचे चला जाता है, तब आपका माइल्ड सिम्टम के केस में आप घर पे ऑक्सीजन पे ट्रीट कर सकते हैं। मेरा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि जब आपका ऑक्सीमीटर रीडिंग ऑलरेडी 94 के नीचे जा रहा है, मतलब वायरस आपका लंग्स को इन्फेक्ट कर चुका है, तो जस्ट मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, वो कैसे डिफीट कर रहा है वायरस को? वायरस इज ऑलरेडी इन्फेक्टिंग लंग्स, जस्ट ऑक्सीजन सप्लाई से कैसे इम्प्रूव हो रहा है पेशेंट का सिचुएशन, ये मुझे क्लियर नहीं है। सो जैसा कि मैंने बोला था कि कोई भी ऐसी दवा अभी तक साबित नहीं हुई जो एक्चुअली कोरोना के लिए काम करती है, ठीक है। तो कोरोना अल्टीमेटली अगर जाता है तो वो आपकी बॉडी की फाइटिंग पावर से ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप ऑक्सीजन नहीं देंगे, अपने शरीर की ऑक्सीजन की मात्रा को एक लेवल के नीचे जाने देंगे, तो वो ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑर्गन डैमेज चालू होंगे। तो ऑक्सीजन इज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट, सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपका बीपी कम हो रहा है तो बीपी को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसी, ब्लड और ऑक्सीजन ऐसी चीजें हैं जो कि हर ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए जरूरी है बॉडी के अंदर ना। ऑक्सीजन से वायरस नहीं मर रहा है, ऑक्सीजन एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। वायरस के लिए जैसे मैंने बोला कि एक स्टीरॉयड एक ऐसी दवा है जो कि बताई गई कि वो जो बैड इम्यूनिटी की वजह से जो वायरस बढ़ रहा है और जो बैड इम्यूनिटी क्रिएट कर रहा है उसकी वजह से लंग्स खराब हो रहे हैं, तो हम लोग उसको वहां पे स्टीरॉयड दे सकते हैं जो कि उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। स्टीरॉयड भी वायरस को नहीं मार रहा है। वायरस को मारने के लिए जैसे जो एक दो दवाएं जो जैसे मैंने बताया था, रेमडेसिविर है या फेबिफ्लू है, वो बोली गई है, लेकिन वो भी कितना काम करती है कितना नहीं करती है अभी तक किसी को भी नहीं मालूम है। जैसे मैंने बोला कि रिसेंटली WHO ने उसको अपनी लिस्ट से भी निकाल दिया है, और फेबिफ्लू तो किधर भी किसी भी रिकमेंडेड गाइडलाइन में नहीं है। तो उसके लिए जो है अल्टीमेटली आपकी बॉडी ही है जो इम्यूनिटी सिस्टम बाद में वापस से फाइट करेगी। ऐसा है ना, हम गिर रहे हैं हम उठ रहे हैं, हम गिर रहे हैं हम उठ रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि हम उठ के उसको चीज को जो है भगा देंगे। तो जब तक हम लोग गिर रहे हैं उठ रहे हैं तब तक अपने को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। और बाकी जो भी अवेलेबल मेडिसिन है, वट एवर सोर्सेज अवेलेबल, हम लोग वो भी यूज करेंगे। तो वायरस को एक्चुअल में कोई चीज मारती है कि नहीं मारती है वो अभी तक किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं हम लोग उनको यूज कर सकते हैं। ऑक्सीजन से वायरस नहीं मरता, ऑक्सीजन केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। तो लोरा जी, ये शक्ति है, तो एक सवाल पूछना था, जिनको कोविड हो चुका है उनको वैक्सीनेशन कितने दिनों में करना चाहिए, और प्लाज्मा के लिए भी कितने दिन का हिसाब है? तो ये दो चीजें समझनी थी। तो आइडियली अगर आप देखेंगे वैक्सीन का थ्योरी क्या है, वैक्सीन का मतलब है कि हमको एक माइल्ड रूप से इन्फेक्शन दिया जाता है जिससे कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन जाए और हम लोग वो बीमारी से आगे बच सके। जब आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपको तो फुल ब्लोन इन्फेक्शन हो गया, वैक्सीन से 1000 टाइम्स जो जितना डोज है उससे ज्यादा डोज आपको मिल गया और यू हैड अ नेचुरल इन्फेक्शन। तो वैक्सीन के बाद के आपको एंटीबॉडीज बनती हैं। अभी कैसा है कि
आइडियली अगर आप पूछेंगे तो अगर वैक्सीन के आपका इन्फेक्शन के बाद में एवरीबडी शुड चेक देयर एंटीबॉडीज आप चेक करिए। एंटीबॉडीज आपकी एक अच्छे लेवल पे है। अच्छे लेवल का मतलब क्या है? अच्छे लेवल का मतलब 10 टाइम्स देन द नॉर्मल लिमिट। अगर उसका आपका, क्योंकि हर लैब के अलग अलग स्टैंडर्ड है, अगर वहां दिखा रहा है कि मोर देन 1 पॉजिटिव है तो 10 के ऊपर है, वहां दिखा रहा है मोर देन 20 पॉजिटिव है तो 200 के ऊपर अगर आपका है, तो अगर आपका लेवल अच्छा है तो यू डोंट नीड वैक्सीन, बिकॉज आप अचीव क्या करने वाले वैक्सीन लेके? अल्टीमेटली तो एंटीबॉडी बननी है ना, वो एंटीबॉडी तो आपके अंदर है ही। तो वैक्सीन लेके आपको एंटीबॉडी और बढ़ेगी। वो अगर ऑलरेडी आपके पास अच्छा एंटीबॉडी तो आपको और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग जितना बढ़ाएंगे उतना फायदा है। एक लेवल के ऊपर रहेगा तो आप बचे रहेंगे, एक लेवल के नीचे रहेगा तो आप नहीं बचेंगे, ऐसा है। तो उस लेवल के ऊपर है तो आपको जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई सेट गाइडलाइन नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और किसी भी की कोई गाइडलाइन नहीं है कि चेक करना चाहिए, कि लेना चाहिए, कि नहीं लेना चाहिए। तो एज पर जो भी अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप इन्फेक्शन के 4 से 6 वीक के बाद जो है अगर चाहिए तो वैक्सीन ले सकते हैं। तो वो एक बूस्टर के जैसे काम करता है कि जो आपकी है उसको शायद और बढ़ा देगा। लेकिन अगर आप एंटीबॉडी चेक करें, अगर अच्छा एंटीबॉडी है तो नहीं लेंगे तो भी चलेगा। प्लाज्मा जो है आफ्टर 6 to 8 वीक्स, आफ्टर 4 to 6 वीक्स अगेन, अगर आप कोई एंटीबॉडी चेक करो, एंटीबॉडी अच्छा है तो आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। वैक्सीन देने के बाद में प्लाज्मा डोनेशन नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? सिंपल रीजन है, क्योंकि पेशेंट को जो है कितना एंटीबॉडी है कितना एंटीबॉडी नहीं है, पहली बात वो। दूसरा जो है कौन से स्ट्रेन है, कितना स्ट्रेन है, और क्या चीज है, इसके लिए अभी तक वैक्सीन के बाद प्लाज्मा डोनेशन अलाउड नहीं है। नेचुरल इन्फेक्शन के बाद 4 से 6 वीक के बाद आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। Doctor, I have a couple of questions, and just for everyone's benefit, 3 of our family members have been treated by doctor for corona, and we all have recovered sitting at home. So thanks, doctor, for your support and advice all the time. A couple of questions. One, when you talk about plasma donation, is it blood group specific? One. Secondly, do patients who are having blood thinners as medicines, heart patients, can they take vaccines without stopping blood thinners? And third, the new treatment that government has approved from Zydus Cadila, what is your view on that? Okay. So first question, you asked about the plasma, correct? Can you repeat just? Yeah, plasma is it blood group specific? हाँ, sorry. So see, blood group जो होता है ना वो ब्लड पे होता है, हीमोग्लोबिन पे होता है, आरबीसी पे होता है। प्लाज्मा का कोई ब्लड ग्रुप होता नहीं है आइडियली। सो एनी ब्लड ग्रुप इज फाइन, बट टू प्ले सेफ, टू अवॉइड इवन द रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी, कि आपका हो सकता है उसमें मिक्स हो या कुछ आरबीसी उसमें मिक्स हो गए हो, तो इसके लिए जो है प्रेफरेबली सेम ब्लड ग्रुप का मांगा जाता है। लेकिन अगर सेम ब्लड ग्रुप नहीं है, जैसे प्लेटलेट चढ़ाते हैं, जैसे प्लाज्मा चढ़ाते हैं, एफएफपी हम लोग देते हैं, तो उनका पर्टिकुलर कोई ग्रुप नहीं होता है। ग्रुप ब्लड सेल्स का होता है, प्लाज्मा का कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है, एंटीबॉडीज का कोई ब्लड ग्रुप है। तो एनी ब्लड ग्रुप इज फाइन। टू प्ले सेफ, टू अवॉइड इवन द रिमोटेस्ट पॉसिबिलिटी, सेम ब्लड ग्रुप मांगा जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो आप, अगर मानिए इमरजेंसी है, आपको ए पॉजिटिव चाहिए लेकिन बी पॉजिटिव वाला प्लाज्मा है, आप सेफली दे सकते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका? ब्लड थिनर्स एंड वैक्सीन। ब्लड थिनर्स, हाँ। ब्लड थिनर जो है, ब्लड थिनर ओनली नॉर्मल ब्लड थिनर जो है, जैसे एस्पिरिन की गोली है, क्लोपिडोग्रिल की गोली, जो कि ज्यादातर लोगों को हार्ट की सर्जरी के बाद, एंजियोप्लास्टी के बाद चलती है, उन लोगों को बंद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन इतनी थिन निडल से दिया जाता है कि उससे कुछ भी नहीं होता है, उससे कोई ब्लीडिंग नहीं होती है। जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग ब्लड थिनर, जो कि दूसरी वारफरिन, एसिट्रोम जैसी दवा जो वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद दी जाती है, जिनसे खून काफी पतला किया जाता है ताकि उनको क्लॉट नहीं बन सके, उन लोगों को 1 से 2 दिन पहले वो दवा रोकने की जरूरत है और अगले दिन फिर वो चालू कर सकते हैं। उस चीज के अलावा बाकी कोई भी ब्लड थिनर ऐसा नहीं है जिसको कि हम लोग को बंद करने की जरूरत है। यू कैन सेफली, ऑल सीनियर सिटीजन जिनको हार्ट की सर्जरी हुई है, प्लास्टी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, जिनको ब्लड थिनर चालू है, वो लोग सेफली जाके ले सकते हैं, उससे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या था? The new drug that government has approved by Zydus. So new drug which is government has approved, again जैसे मैंने बोला, it is a emergency drug approval. Okay, आज सिचुएशन ऐसी है, पेंडेमिक सिचुएशन है, जो आदमी बोलता है कि ये काम करता है कि ठीक है चलो आप चालू करो, काम करता है तो काम करने दो।
काम करेगा नहीं करेगा, देयर इज नो ऐसा, मतलब अभी कंपनी बोल रही है, कंपनी ने स्टडी किया है कि जो है 7 दिन के अंदर वायरस नेगेटिव हो जाता है। अभी आप देखेंगे तो जब फेबी फ्लू आया था, फेविपिराविर, जब उन्होंने भी ये बोला था कि 7 दिन के अंदर जो है ये नेगेटिव हो जाता है, जल्दी से आरटीपीसीआर पेशेंट का नेगेटिव हो जाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में वो कितना काम करेगा कितना नहीं काम करेगा वो किसी को नहीं मालूम। वो केवल एक उन्होंने छोटा स्टडी करके वो ड्रग को लॉन्च किया है। आज ऐसा चीज है कि फार्मा कंपनीज और बाकी सब लोग, इट इज द मौका है जो कि आपको जो है पैसा बनाने का और सब चीज करने का, लेकिन काम करेगा नहीं करेगा किसको नहीं मालूम। जब हम लोग यूज करेंगे उसको एक्चुअल पेशेंट पे, तब अपने को पता चलेगा कि एक्चुअल में वो बीमारी से बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वन डोज है उसका, तो डेफिनेटली वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार अवेलेबल होएगा तो लोग उसको भी यूज करेंगे ही, क्योंकि एक ही इंजेक्शन है, सबक्यूट इंजेक्शन है, फटाक से आप कहीं भी कोई भी दे सकता है। आपको डॉक्टर की, नर्स की भी जरूरत नहीं। इंसुलिन का जैसा इंजेक्शन है, स्किन में लेना है, तो वो कोई भी ले सकता है। ये दवा मतलब यूजली यूज करते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए, ठीक है। हेपेटाइटिस बी वायरस जिनको हो जाता है उनको यूज होती थी, वो भी अभी उनमें बंद हो गई क्योंकि वहां पे भी टैबलेट्स आ गई है। तो एक स्टडी हुआ है उनमें, उन्होंने पाया कि जल्दी से वायरस से निकल जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे तो एक्चुअली अपने को मालूम चलेगा। Sorry, doctor, last one. I'm sorry to Jabalajit also. But last year we were hearing a lot of things about arsenic album, and we keep hearing about so many Ayurvedic remedies and all. What is your take on that? Should we continue using those? So see, anything which is not scientific हम लोग एडवाइस नहीं कर सकते कि आप यूज करो, पहली बात। क्योंकि क्या है कि अभी जैसा मैंने बोला 100 में से 80 लोग 85 लोग हैं जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं है। अब आप बोलोगे कि उसने आर्सेनिक एल्बम खाया या उसने विटामिन डी खाई या उसने कोरोनिल खाई या उसने और कुछ खाया, इम्यूनिटी का ये गोली खाया वो गोली खाया, वो तो नहीं भी खाओगे तो भी 85 लोग ठीक होने वाले हैं। आप एक मेडिसिन लेके आओगे, बोलोगे मैंने 100 लोगों को दिया, उसमें से 80 लोग ठीक हो गए, तो 80 लोग तो वैसे भी ठीक होते ना। आप उन लोगों में बताइए कि जो 10 लोग ठीक नहीं हो रहे हैं उनको अगर आपने दिया तो वो ठीक हुए कि नहीं। ऐसा कोई भी स्टडी नहीं है, ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है। हम लोग क्या बोलते हैं, जब भी कोई दवाई लॉन्च करता है, चाहे वो आर्सेनिक हो, चाहे वो कोरोनिल हो, चाहे कोई और कितने सारे तरह तरह के इम्यूनि बूस्टर है, च्यवनप्राश है, जो भी है, उनसे बोलेंगे प्रोटेक्शन होता है। अभी सब लोग ले रहे, कितने सारे लोग ले रहे, क्यों सबको हो रहा है फिर कोरोना? तो कितना है वो, ये जो है ना, ये प्लेसिबो चीज है। प्लेसिबो मतलब जो लेना और नहीं लेना, ये अगर आपको विश्वास है तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह से अपने को अपने प्रिकॉशन नहीं छोड़ना है। आप लोगे तो लो, नहीं लोगे तो मत लो, होना है तो होएगा। अगर आप प्रिकॉशन छोड़ देंगे तो कोरोना होएगा। बाकी ना तो आपको जिंक कोविड बचा सकता है, जिंक की गोली, ना विटामिन सी की गोली, ना विटामिन डी की गोली, ना कोई और गोली बचा सकती है। अगर आप प्रिकॉशन नहीं लिए तो इन्फेक्शन 100% होगा। Thank you so much. हेलो सर जी, यदि कोई एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है और वो वैक्सीनेशन सेंटर जाता है बट उसको पता नहीं है कि वो पॉजिटिव है, तो वो वैक्सीनेट हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इससे? दिक्कत तो कोई नहीं होगी उससे सर, क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव हुए हैं या हैं, एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स जो हैं। तो वो जाएगा, ले लेगा, तो इट विल वर्क एज अ बूस्टर। पर जैसे मैंने बोला, वैक्सीनेशन, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हो ऐसा होता है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपके बाजू में जब आप लेने जाते हो वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसको तो कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वो तो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है। लेकिन आपने उधर छोड़ा अपना सावधानी, आप वहां से वैक्सीन के साथ साथ कोरोना भी लेके आ जाओ। डॉक्टर साहब, मैं अजमेर से बोल रहा हूँ, सुभाष चांना। जी जी, ये प्लाज्मा लिया जाता है, लिया या दिया जाता है तो कितने क्वांटिटी में लिया दिया जाता है? इसका कोई मेजरमेंट है क्या? हाँ, 300 ml का, 250 से 300 ml का एक बैग रहता है। जैसे कि ब्लड के लिए 400 ml होता है, 1 यूनिट अराउंड जो है प्लाज्मा। इसमें 250 से 300 ml का जो है एक बैग रहता है। तो आइडियली जो बॉडी की रिक्वायरमेंट रहती है वो एक आम इंसान जो है, जो 70-80 किलो का, 60 से और 80 किलो का जो होता है, उसको करीब जो है 600 ml की मैक्सिमम जरूरत होती है। तो बॉडी वेट के हिसाब से रहता है। तो अगर एक जो नॉर्मल वेट रहता है लोगों का 60 से 80 kg के बीच में, तो जो मैक्सिमम आप दे सकते हो वो है 500 से 600 ml। तो एक बैग में 300 ml आता है। तो हम लोग जब भी देते हैं तो आज एक दिया और कल एक देते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग प्लाज्मा दे रहे हैं तो एंटीबॉडी चेक करना बहुत जरूरी है। प्लाज्मा का मतलब क्या है, एंटीबॉडी दे रहे हैं। कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी हुई है। अगर एंटीबॉडी बनी हुई है
तो प्लाज्मा आपको कोई काम नहीं करने वाला। प्लाज्मा तभी काम करेगा जब आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, बॉडी ने फाइट नहीं किया है, बॉडी एंटीबॉडी नहीं बना पाई है, तो आप रेडीमेड एंटीबॉडी दे रहे हो। तो एंटीबॉडी चेक करना जरूरी है। एंटीबॉडीज कम है, आप प्लाज्मा दो, मैक्सिमम 600 ml तक एक नॉर्मल वेट वाले पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब जी, मैं सुरेश मदान बोल रहा हूँ दिल्ली से। मैं जानना चाहता हूँ जो लोग घर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं और एक हफ्ते से उनको फीवर नहीं जा रहा है, तो कौन से स्टीरॉयड है जिनको अवॉइड करना चाहिए? स्टीरॉयड तो सारी अवॉइड करने हैं, ठीक है। अगर फीवर नहीं जा रहा है, जैसे मैंने बोला शुरू में भी, 5-6 दिन अगर आपका फीवर नहीं जा रहा है तो फिर आपको आगे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। इन्फेक्शन बढ़ तो नहीं रहा है, ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे, सीटी स्कैन करके देखना पड़ेगा कि लंग्स में इन्फेक्शन आ तो नहीं रहा है, ठीक है। तो अगर वो सब, अगर लंग्स में इन्फेक्शन आ रहा है तो फिर उसके लिए अपन आगे, और अगर ऑक्सीजन थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो स्टीरॉयड ऐड करना, या और एंटीवायरल जो सर्डिफ्लू वगैरह जो है जो लोग देते हैं वो सब ऐड कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं। तो वो अगर 5-6 दिन फीवर नहीं जा रहा है तो अपने को इन्वेस्टिगेट करके देखना जरूरी है कि और कुछ तकलीफ तो नहीं हो रही जिसकी वजह से नहीं जा रहा है। दूसरा बात क्या है कि कई बार ऐसा होता है कुछ केसेस में कि कोरोना के अलावा आपको दूसरा चीज भी रह सकता है। इतने पेशेंट हमने देखे कोरोना है उनको, लेकिन कोरोना तकलीफ नहीं दे रहा है, उनको साथ में मलेरिया भी है, उनको साथ में डेंगू भी है, उनको साथ में टाइफाइड भी है, उनको साथ में कुछ और इन्फेक्शन भी है जिसकी वजह से फीवर नहीं जा रहा है। तो अगर फीवर 5 दिन के बाद नहीं जा रहा है तो अपने को ये चीज देखना है कि ये फीवर कोरोना का है या दूसरी कोई चीज का है। तो कोरोना का देखने के लिए ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, सीटी स्कैन करना पड़ेगा, और दूसरा कोई चीज की वजह से तो नहीं है। तो अगर लग रहा है कि कोरोना का टेस्ट सब ठीक है, सीटी स्कैन ठीक है, फिर भी फीवर नहीं जा रहा है, इसका मतलब हो सकता है कोई और इन्फेक्शन भी हो, मलेरिया भी हो, डेंगू भी हो, टाइफाइड भी हो, कोई और चीज भी हो सकती है। वो अगर फीवर नहीं जा रहा है तो इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका समय दिया आपने और अच्छे सबके क्वेश्चंस का आंसर हुआ है। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। रतन जी अनुभव शेयर करेंगे अपना। नमस्ते डॉक्टर साहब, मैं बेंगलोर में था, मुझे वहाँ पर जाने के 4-5 दिन बाद कोरोना हुआ था। मेरे 2 दिन में ही मेरा टेस्ट हो गया था। मेरे बाद मेरी पत्नी को हो गया, बेटे को हो गया, बहू को हो गया। तो बताने वाली ये बात है कि जो यहाँ बाकी लोग हैं कि हर व्यक्ति का रिएक्शन जो है कोरोना का अलग अलग लेवल का है। मेरा बेटा 10 दिन में ठीक हो गया, नॉर्मल फेविफ्लू तक गया वो, नॉर्मल पैरासीटामोल के बाद। मेरी बहू जो है केवल पैरासीटामोल खा के कंट्रोल में रही और ठीक हो गई। पत्नी ने फेविफ्लू खाया, 15 दिन में ठीक हुई। मेरा 15 दिन में इन्फेक्शन बढ़ गया और मैं हॉस्पिटल में गया, मुझे रेमडेसिविर के इंजेक्शन लगे और 7 दिन बाद वापस आया। उसके बाद भी लंग्स का इन्फेक्शन जाते जाते कम से कम 1 महीना और गया, और परसों जाके मेरा लंग्स पूरे क्लियर हुए, उसकी दवाई चल रही थी। तो मेरा इतना ही सुझाव है कि कोई भी खुद इलाज ना करने के बजाय अपने डॉक्टर जो इलाज देता है वो शांति से लीजिए। जब तक नहीं हुआ ठीक है, हो गया तो बाद में वो सबके जो सलाह रहती है ये खा लो वो पी लो, सुनना नहीं। जो डॉक्टर बोलता है केवल वही करना और बेफिक्र होकर शांति से वो रोग के पार पाना और विश्वास रखना। मैंने ये मुख्य रूप से देखा है। जहाँ हम घबराए और ऑक्सीजन के लिए भागे, अपने आप सोच के रेमडेसिविर लगा लेंगे, वो सब गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति का रिएक्शन दवाई के ऊपर अलग अलग है। ये मैंने अपने घर में देखा, इसलिए मैंने शेयर किया। और इलाज भी जैसे एक पैरासीटामोल से हुआ, एक उस 10 दिन में, 15 दिन में, 2 महीने में, तो डॉक्टर पे छोड़ना कि उसके बाद में फिर ये भी करूं वो भी करूं, दौड़ धूप में नहीं जाना चाहिए। तो केवल ये बताने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म का उपयोग किया। मैं बहुत ठीक बोला। डॉक्टर तुलराज जी, मेरा एक छोटा सा माइनर एक क्लैरिफिकेशन था। अभी जो इंडिया में मेजरली मेरा जैसा समझ में आ रहा है कि जो बेसिकली लोग बोल रहे हैं कि डबल म्यूटेंट की वजह से इतना सीवियर हो रहा है। अभी कोवैक्सीन का था कि दैट इज मोर इफेक्टिव अगेंस्ट दिस डबल म्यूटेंट, और मैंने ऐसा कुछ दूसरा जो कोविशील्ड का ऐसा कुछ सुना नहीं। should we prefer one vaccine over the other, and do we have a choice? First, so far you don't have a choice, but maybe first May के बाद जब प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा तो then you may have a choice। पहली बात। दूसरी बात, म्यूटेशन से कोवैक्सीन बचाता है या कोविशील्ड बचाता है अभी तक किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग ने हमारे डॉक्टर सर्किल में जिन लोग को 2-2 महीने हो चुके हैं वैक्सीन लेके, कोवैक्सीन वालों को भी इन्फेक्शन हुआ है और कोविशील्ड वालों को भी इन्फेक्शन हुआ है। हमारी मैं अपने डॉक्टर फ्रेंड्स की बात कर रहा हूँ। तो कंपनी क्या है, कुछ भी बोल सकती है कि ये डबल म्यूटेंट। इवन कोविशील्ड को जब बीच में उनका बहुत ज्यादा
लोगों ने बोला था, तो वो लोग भी बोले थे कि हाँ वो ऑस्ट्रेलिया म्यूटेंट से बचाता है और इससे बचाता है, उससे बचाता है। लेकिन हम लोग को क्या है ना, ये समझना बहुत जरूरी है कि म्यूटेशन तो चलता ही रहने वाला है। हर कोई आदमी, हर कोई लिविंग बीइंग अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करता है। वायरस भी एक लिविंग बीइंग है। इट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट रहेगा, जो बचेगा, वही जो अपने आप को चेंज करेगा वही बचेगा। वायरस क्या करता है, जब हम उसको फाइट करने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लिए, तो इट चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर। इट्स अ कॉमन, हर वायरस और बैक्टीरिया में होता है, वो कॉमन होता है। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि जिससे कि पहली बार म्यूटेशन आया है या फर्स्ट टाइम वायरस म्यूटेट होते ही हैं। आप देखेंगे फ्लू का इंजेक्शन इसलिए हर साल दिया जाता है, एक साल ही काम करता है, क्योंकि अगले साल दूसरे फ्लू के म्यूटेशन आ जाते हैं। तो ये हो सकता है कि इसीलिए अभी तक रिकमेंडेशन नहीं आई है। आपको जो है अगला जब कोविशील्ड आएगा, उसके अंदर वो लोग जब बनाएंगे तो उसमें भी म्यूटेशन को कवर करने के लिए भी उसके अंदर कुछ चेंज करेंगे। इट इज स्ट्रक्चरल चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन कौन सा बेटर है, वो कुछ भी बोल नहीं सकते। बोथ आर गुड, व्हाटएवर यू गेट यू टेक इट। अब कोविशील्ड लिया था पिताजी वगैरह ने, तो उसके बीच के एक फर्स्ट शॉट के बीच में और दूसरे शॉट के बीच में क्या ड्यूरेशन होती है, क्योंकि अभी मिल नहीं रही है सेकंड शॉट के लिए, तो अगर डिले हो जाए तो कोई इश्यू नहीं होता है? सो ये भी ड्यूरेशन कैसा है कि चेंज होती जा रही है। पहले 4 वीक का ड्यूरेशन था, उसके बाद उस ड्यूरेशन को 6 to 8 वीक्स बनाया गया, क्योंकि देखा गया कि लोगों में एंटीबॉडी बन रही है और दूसरा वैक्सीन जितना डिले करेंगे उतना इम्यूनिटी बूस्ट ज्यादा होगा। अभी आपने अगर देखा हो, परसों के दिन ही ये जो पूना वाला जो है, जो ओनर है उसका कोविशील्ड का, उसने खुद ने बोला है कि अगर आप 3 महीने बाद लोगे तो जो है ज्यादा काम करेगा। तो ये चीजें जो है चेंज होती रहेगी, बट आज के टाइम के हिसाब से एज पर टुडे रिकमेंडेशन एंड गाइडलाइन 6 to 8 वीक्स सेकंड डोज। डॉक्टर साहब मेरे को भी कुछ पूछना है। मैं निधि शर्मा हूँ जम्मू से। जी हेलो जी जी बोलिए। यस 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 सर, मैं निधि शर्मा हूँ जम्मू से। मैं पवई में ही रहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो अपने लोग यहाँ पे प्लाज्मा डोनेट करें, उनको थोड़ा सा उनको जागरूक करना। उनके लिए क्या बेसिक पॉइंट्स, कैसे उनको मैं कन्विंस कर पाऊंगी कि आप आइए। तो अपनी कम्युनिटी के लोगों को कन्विंस करना चाहती हूँ कि वो प्लाज्मा डोनेट करें। इजी टिप्स बता दीजिए, बिकॉज यहाँ पे जम्मू में थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बीच बीच में टूट रहा था सर। जैसे हम लोग ब्लड डोनेशन की ड्राइव करते हैं ना, ब्लड डोनेशन के लोगों को जागरूक करते हैं, सेम वे हम लोग को प्लाज्मा के लिए जागरूक करना है। सिंपल सी चीज लोगों को बोलनी है कि आप तो अभी निकल गए प्लाज्मा ऐसे कोरोना से, आप ठीक हो गए। अभी ये हमारी एक मोरल ड्यूटी है, सोशल ड्यूटी है और ह्यूमन ड्यूटी है कि हम हमारे दूसरे भाइयों बहनों को भी बचाएं। और उसको बचाने के लिए आपको कुछ खर्चा नहीं करना है, आपकी बॉडी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, और जो आपसे लिया जा रहा है वो आप में एक्स्ट्रा है। आपको देने से आपको कम नहीं पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने एंटीबॉडी दे दिया तो आपकी एंटीबॉडी कम हो जाएगी और आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। आपको इन्फेक्शन हो गया, बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी बन गई, तो वो एंटीबॉडी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो आप अगर उसको देते हो तो आपका कोई नुकसान नहीं है, आपको कोई खर्चा नहीं है, किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, लेकिन लेने वाले को फायदा हो सकता है और आप किसी की जान बचा सकते हो समय पे अगर वो दिया जाए। तो आई थिंक अगर इतना हम समझाने की कोशिश करें, जो हम ब्लड के लिए देते हैं कि एक ब्लड से जो है आप 6 लोगों की जान बचा सकते हो, तो यही है कि कोरोना के बाद आप जब रिकवर होगे तो इट इज अब योर मोरल ड्यूटी, सोशल ड्यूटी एंड एज ए ह्यूमन ड्यूटी कि यू शुड प्रिजर्व एंड यू शुड सेव योर ओन कलीग्स, ओन पीपल। हम लोग को अपने ही लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि प्लाज्मा ऐसा ही सस्ता भी है ना। आज दवाइयाँ कितनी कॉस्टली है, प्लाज्मा की कोई कॉस्ट नहीं, केवल जो निकालने की और उसको प्रोसेस करने की जो हॉस्पिटल कॉस्ट लगाते हैं उतना ही कॉस्ट है, बाकी तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सस्ती चीज है जो कि ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है और कुछ लोगों की जान बचा सकती है। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बेचारे महंगी दवाइयाँ, शायद ये लोग ये इस चीज से वो लोग ठीक हो जाए। और प्लाज्मा किसी भी ब्लड बैंक में प्रोसेस किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं कोई उसके लिए अलग से इंस्ट्रूमेंट चाहिए कुछ चाहिए। जो ब्लड बैंक है, एवरी ब्लड बैंक में प्लाज्मा निकाला जा सकता है और किसी को कोई नुकसान नहीं। आपका ब्लड आपके अंदर जाएगा, ब्लड से केवल प्लाज्मा निकाल लिया जाएगा, ना कोई कमजोरी होगी, ना किसी तरह का हीमोग्लोबिन कम होएगा, ना कोई बीमारी आपके अंदर जाने वाली है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप देने वाला एकदम सेफ है और आप किसी की जान बचा सकते हो। Diabetic patient or BP patient can they donate the plasma? लोगों का प्रश्न ये था कि हम लोगों ने अगर इसका
सॉरी, डायबिटिक पेशेंट कैन डोनेट। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ एक और बात, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमको थोड़ा सा खून, जी कौन बोले, मैं बोलूँ या कोई और बोले? हेलो, हाँ, ये कई लोगों का प्रश्न ये था कि हम लोगों को जैसे पता ही नहीं है कि कोरोना आके गया है या कुछ हुआ है, अगर हम प्लाज्मा खून देते हैं, उनकी सिंपल लेआउट में के वो खून देंगे, उनको ये डिफरेंशिएशन भी नहीं मालूम है सर, उसमें भी समझाने में दिक्कत आती है कि प्लाज्मा और खून में क्या डिफरेंशिएशन है। तो मैं उनको सिंपली ये कह रही हूँ कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ जाएंगे और खून दे के आएंगे, बस वो प्लाज्मा होएगा या खून होएगा। क्या ये मेरा टेक्निकल पॉइंट सही है या गलत है? नहीं, खून देने से भी ज्यादा अच्छा ये है, क्योंकि खून देने में तो आपके शरीर से 300 ml निकाल लिया जा रहा है खून, ठीक है। लेकिन इधर कैसा है, वो 300 ml निकाल के आपके शरीर में डाल रहे हैं, उसमें से ब्लड का एक छोटा सा पार्ट केवल एंटीबॉडी और प्लाज्मा ही निकाल रहे हैं, जैसे प्लेटलेट के उसमें करते हैं। आपका ब्लड लॉस कुछ नहीं हो रहा है, ना आपको कोई कमजोरी आएगी, ना कोई चक्कर आएगा, ना कुछ होगा। आपका केवल ब्लड निकालेंगे, उसमें से प्लाज्मा निकाला, ब्लड को वापस आपके अंदर डाल देंगे, तो कुछ भी तरह का नुकसान नहीं है। सो इवन ब्लड डोनेशन करने से भी ज्यादा सेफ है और इजी है प्लाज्मा डोनेशन करना, और केवल उनका ही लिया जाता है जिनको डॉक्यूमेंटेड पॉजिटिव हुआ है। ओके सर, अदरवाइज जिनको डॉक्यूमेंटेड पॉजिटिव नहीं है वो नहीं दे सकते क्या? नहीं, फिर अगर देना है तो लोग उसके तो लिए चेक एंटीबॉडी नहीं चेक करना पड़ता है। सर। हाँ, तो वो एंटीबॉडी चेक करने के बाद ही ले सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा निकालने के लिए बॉडी के अंदर एनफ एंटीबॉडीज होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। क्या डायबिटिक आदमी भी प्लाज्मा डोनेट कर सकता है? सो एज एज जो है, आज अभी तक का जो एज है उसमें 60 to 65 ईयर्स मैक्सिमम एज है प्लाज्मा डोनेशन के लिए, पहली बात। दूसरी बात, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, किडनी डिजीज, लंग डिजीज, अगर वो कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है, तो वो लिया जा सकता है। अच्छा, प्रिफरेबली अवॉइड करते हैं, प्रिफरेबली जो एकदम हेल एंड हार्टी लोग हैं उनका ही प्लाज्मा लेते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन अराइज होती है तो उनका ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, प्लाज्मा का कोई ग्रुप होता है, ना प्लाज्मा में कोई बीमारी होती है, हम लोग केवल एंटीबॉडी ले रहे हैं। तो जो लोग हेल्दी हैं, तो अगर डायबिटीज होते हुए भी अगर आप हेल्दी और डायबिटीज आपकी एकदम कंट्रोल में है तो लिया जा सकता है, प्रिफरेबली अवॉइड करते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद डॉक्टर साहब इतना सारा समय देने के लिए, कि हमने आपका समय ज़्यादा ले लिया जितना निर्धारित था उससे। तो बहुत अच्छी जानकारी थी और बहुत उपयोगी जानकारी थी सभी लोगों के लिए। जो काफ़ी सारी भ्रांतियां थी मन में वो काफ़ी क्लियर हुई हैं। तो बहुत अच्छा सेशन था, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना समय लगा के सबके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए।